प्रदीप सोनी, वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर अलवर, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय हेतु आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय आय, जिसको हम हमारी कक्षा के स्तर के अनुसार समझेंगे। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना पड़ेगा, जैसे कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहते हैं और इसी दौरान राष्ट्रीय आय की गणना होती है। दूसरा हमारा अंतिम वस्तुएं, अंतिम वस्तुएं सेवा के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। अंतिम वस्तु से तात्पर्य ऐसी वस्तुएं जिनका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः उपयोग नहीं होता, जैसे कि साइकिल है, बिस्किट है, ब्रेड है इत्यादि। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि विदेशों में रह रहे भारतीयों के द्वारा प्राप्त आय, यानी कि जो लोग भारतीय है मूल रूप से और विदेशों में रह रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त आय, और ऐसे लोग जो विदेशी और भारत में मूल रूप से रह रहे हैं उनके द्वारा प्राप्त आय। अब इसके माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। किसी वस्तु और सेवा के निर्माण करने के लिए मुख्यतः 4 साधनों की आवश्यकता होती है: भूमि, श्रम, पूंजी एवं साहस। चूंकि इनके सहयोग से उत्पादन होता है, इसलिए इनको उत्पादन के साधन कहते हैं। ये उत्पादन क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी मेहनत का प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वस्तु और सेवाओं को बाद में मौद्रिक मूल्य में बदल दिया जाता है, और जो मौद्रिक मूल्य आता है वो प्रतिफल के रूप में उत्पादन के साधनों को दे दिया जाता है, जैसे कि भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी या वेतन, पूंजी को ब्याज और साहसी को लाभ। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक पेन का उत्पादन करती है। एक पेन की लागत आती है 20 रुपये। एक वित्तीय वर्ष में उसने 5 पेन का निर्माण करा, तो इसका कुल मौद्रिक मूल्य आएगा 20 गुणा 5 बराबर 100 रुपये। यही कुल मौद्रिक मूल्य कहलाएगा। इस कुल मौद्रिक मूल्य को उत्पादन के साधनों में बांट दिया जाएगा, जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं। हमने लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में ये 100 रुपये बांट दिए हैं। अगर आप देखें तो इसका योग और कुल मौद्रिक मूल्य का योग दोनों का समान है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल मौद्रिक मूल्य, उत्पादन के साधनों को प्राप्त प्रतिफल का योग, ये दोनों बराबर होते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय निकालनी हो तो हम इसमें कुल मौद्रिक मूल्य में विदेशों में रह रहे भारतीय द्वारा प्राप्त आय को जोड़ देंगे तथा भारत में रह रहे विदेशों के द्वारा प्राप्त आय को घटा देंगे। मान लीजिए विदेशों में रह रहे भारतीय द्वारा प्राप्त आय 20 रुपये और भारत में रह रहे विदेशों द्वारा प्राप्त आय 10 रुपये, तो हमारी राष्ट्रीय आय होगी 100 + 20 - 10 बराबर 110। राष्ट्रीय आय की परिभाषा के रूप में समझें तो एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। या हम दूसरे प्रकार से बता सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में अंतिम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में सहयोग करने के कारण उत्पादन के साधनों को प्राप्त प्रतिफल का योग ही राष्ट्रीय आय कहलाता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।